नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। 5 की बात में आज आपको कहानी, एक बहुत ही दर्द भरी कहानी दिखा रहे हैं शिवपुरी के एक माँ पिता की, जो बहुत परेशान हैं अपने बच्चे को लेकर। दरअसल वो अपने बच्चे को लेकर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आए शिवपुरी से इलाज के लिए, और अब वो बिल्कुल असहाय हैं क्योंकि इनके 2 साल के बच्चे कृष्णा को मस्कुलर एट्रोफी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA नाम की एक गंभीर बीमारी है, जिसके इलाज के लिए एक इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इंजेक्शन सैकड़ों या लाखों का नहीं है, ये करोड़ों का इंजेक्शन है। 16 करोड़ का एक इंजेक्शन गंगाराम के डॉक्टर्स ने लिख कर दे दिया कि बच्चे को अगर ज़ोल्जेज़म नाम का ये इंजेक्शन नहीं पड़ा तो उसकी जान नहीं बच पाएगी, जिसकी कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। तो बच्चा ज़्यादा दिन नहीं रह सकता अगर इंजेक्शन नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आए इस मध्यम वर्ग के परिवार की ये बड़ी मजबूरी है कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएं। सवाल एक मासूम जिंदगी के बचाने का है, लेकिन मुश्किल यह है कि ये बात हज़ारों की नहीं, लाखों की नहीं, 1-2 करोड़ की भी नहीं है, 16 करोड़ की है कम से कम। इस बीमारी का या तो इलाज ही नहीं है, और अगर है तो फिर इतना महंगा है कि हर किसी के बस की बात भी नहीं है। माता पिता कहते हैं कि उन्होंने हर स्तर तक जाने की कोशिश की है और उनसे जो कुछ मुमकिन हो पाया है उन्होंने किया है, लेकिन बात करोड़ों की है और वो अपना सब कुछ भी बेच देंगे तो उनके पास इतने पैसे का इंतजाम नहीं हो पाएगा। डॉक्टर बताते हैं कि 16 करोड़ के इंजेक्शन लगने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, लेकिन माँ बाप आंखों के सामने अपने बच्चे को बिना इलाज के जाने भी तो नहीं दे सकते। यही वजह है कि वो कहीं कलेक्ट्रेट तो कहीं नगर पालिका और कहीं ट्वीट कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए फरियाद कर रहे हैं। माँ बाप का कहना है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी पत्र लिखकर बच्चे के लिए मदद मांगी है। अब तक कोई जवाब नहीं आया है। हाल में एक और इस तरह की घटना सामने आई थी। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए महाराष्ट्र राज्य में एक केस आया था जहां पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बच्चे के माँ बाप और बच्चे के इलाज के लिए सहायता की बात की थी। इस संबंध में जो जानकारी है उसमें बताया गया है कि जो इंजेक्शन है उस इंजेक्शन पर भारत सरकार ने टैक्स खत्म किया है और उसकी कीमत कम हुई है। इसके बाद एक NGO ने उन माँ बाप और बच्चे की मदद की और फिर क्राउड फंडिंग के जरिए उसका इलाज करने की कोशिश की गई। लेकिन अब इसके बाद ये भी बहुत पक्का नहीं है कि इलाज पूरी तरह से इसके बाद हो पाता है या नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो बीमारी है, बहुत ही गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, वो क्या है। तो ये एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक बीमारी है, यानी कि ये जेनेटिकली आगे आती है। बच्चों का वास्तविक विकास नहीं हो पाता है, बच्चे को मांसपेशियों पर, अपने मसल पे कंट्रोल नहीं रहता है और नर्व सेल के साथ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने लगती है। बच्चे की कमजोरी बढ़ती जाती है, मस्तिष्क जो है वो पूरा कंट्रोल खो देता है, बिना किसी की मदद के वो अपना सर तक नहीं हिला पाता। इतना ये बीमारी इतनी गंभीर है क्योंकि पूरे जो मसल है, मांसपेशियां हैं, उस पर से कंट्रोल हट जाता है। तो इतना महंगा ये इंजेक्शन क्यों है, इंजेक्शन का असर कितना है। स्विट्जरलैंड की कंपनी नोवार्टिस बनाती है ये इंजेक्शन, जीन ट्रीटमेंट थेरेपी से जुड़ा इंजेक्शन है। 16 करोड़ रुपए का है इंजेक्शन और 50% असर की बात रिसर्च में आई है। 20 बच्चों में से 10 बच्चे को इंजेक्शन लेने के बाद सुधार नजर आया है। माँ बाप सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश में हैं। हमारे साथ अतुल गौड़ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जिनकी ये रिपोर्ट है। अतुल गौड़ ने शिवपुरी से ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाई, भेजी। अतुल, ये माता पिता ने काफ़ी कोशिश की, आपकी उनसे बात भी हुई है, कितने दिनों से वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं और सहायता के लिए भी उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से भी अपील की है, NGOs के पास गए होंगे। तो क्या इस पर जानकारी है, अब तक उनको क्या कुछ मदद मिल पाई है कहीं से?
जी, नगमा देखिए साफ तौर पर मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने बहुत हद तक अपने स्तर से प्रयास हो सकते थे, वो किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके बच्चे को जो है कहीं न कहीं इस तरह की बीमारी है और इस स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी नाम की जो बीमारी है इसका इलाज या तो है नहीं भारत में और अगर है तो फिर बहुत महँगा है और इसके संबंध में जो वो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं उनके पास आमदनी का इतना नजरिया नहीं है और इसी वजह से उन्होंने एक आर्थिक मदद मिल सके या सरकार की तरफ से किसी तरह के संसाधन मिल सके और उनके बच्चे का इलाज हो सके, इसको लेकर के एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख करके अवगत करवाया है और जिला कलेक्टर को भी उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए आर्थिक सहायता और अपने बच्चे के इलाज में जो शासन से मदद मिल सकती है वो मदद के लिए गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है। यही वजह है नगमा कि उन्होंने हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि अगर बच्चे की उम्र 2 साल से और ज्यादा बढ़ गई तो फिर जो इंजेक्शन जो इतना महंगा है अगर वो लगाया भी गया तो उसका असर देखने में नहीं आएगा और बच्चे को उतना फायदा नहीं पहुंचेगा। हमारे साथ दोनों माता पिता इस समय मौजूद हैं और हम जी। सीधे उनसे बातचीत आपकी करवाते हैं। सबसे पहले जी। आपका नाम बता दीजिए। आशना भसीन। थोड़ा तेज बोलिए। आशना भसीन। आशना जी, आपने इस बच्चे को कैसे दिखाया, फिर इसकी समस्या जो आई आपको क्या क्या बताया गया? हमने पहले ग्वालियर में दिखाया था और इसका एमआरआई करवाया था तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया था सर। फिर हम इसे दिल्ली लेके गए थे और फिर वहां पर भी उन्होंने बता दिया कि इसको एसएमई डिसीज है और इसका इंजेक्शन 17 करोड़ का है। हम उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं अतुल जी, और हम बहुत धन्यवाद करते हैं एनडीटीवी परिवार से। उन्होंने हमारी बहुत मदद करी है जिनके जरिए हम सब जनता तक पहुंच पा रहे हैं। जी जी। जी, अतुल जी, नगमा जी मैं ये बताइए। जानना चाहती हूँ, अतुल जी, मैं जानना चाहती हूँ, आप उनके पिता से भी बात करें कि इन लोगों ने ये कब डायग्नोज किया, बच्चे को अभी तक किसी तरह का कोई इलाज मिला या नहीं, और समस्या क्या आती है, बच्चे किस तरह की दिक्कत है। 2 साल के ऊपर बता रहे हैं कि अगर उम्र बढ़ती है तो इस इलाज बहुत ज़्यादा इसमें फायदा नहीं हो पाता है। तो मुख्यमंत्री के नाम भी इन्होंने चिट्ठी लिखी है, क्या किसी एनजीओ वगैरह से इनके जो स्ट्रगल्स हैं, इनकी जो परेशानियां हैं, इनके पिता अगर बता पाए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल नगमा जी, मैं आपको बताता हूँ। आप नाम बताइए पहले। सर मेरा नाम शोभम मतीन है। हाँ, मेरे बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी अपना है। स्ट्रगल बताइए कि आपने कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ पत्र लिखा, किस-किस को सर फरियाद की? मैंने कलेक्टर साहब जी को पत्र लिखा, प्राइम मिनिस्टर जी को लिखा, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। सर मेरे पे रिसिप्ट भी है, एप्लीकेशन की फोटोकॉपी भी है सर, और मैं सील लगवा के लाया हुआ हूँ जहाँ से मेरे को लग गई है सर। और उसके बाद मैंने एनडीटीवी से संपर्क किया सर, और एनडीटीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी एक बार बात सुनी और सर हमारे घर पर आए हैं। सर मेरा बच्चा न बैठ पाता है, न चल पाता है, न पलटी ले पाता है सर, बिस्तर पे फ्रेश होता है, बिस्तर पे ये बच्चे सब की जो करता है। बीमारी थी वो डायग्नोस कब हुई? मतलब आपको कब पता चला? सर 6 महीने बाद जब हमने सर ग्वालियर दिखाया, फिर इसकी एमआरआई हुई। उन्होंने कहा इसके ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये सर न कभी 6 महीने बाद बैठा, न कभी चला सर। और उसके बाद हमने इसको दिखाया है, गर्दन भी नहीं संभाल पाता था सर। आपने दिल्ली की सर गंगाराम में भी इलाज जी करवाया? सर, सर गंगाराम प्रवीण कुमार जी हैं, उनको दिखाया। 21 दिन बाद सर इसकी रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा कभी ना ये बच्चा बैठेगा, ना ये कभी चलेगा। इसको जो इंजेक्शन लगेगा वो 17 करोड़ रुपए का है और हमारी तरह इतनी बजट नहीं है कि हम 17 करोड़ का इंजेक्शन लगवा सकें सर। इसलिए हमने एनडीटीवी से हाथ जोड़ के गुहार लगाई है कि सर हमारी मदद करें, जनता तक हमारी जी मजबूरी पहुंचाएं और सर हमारी मदद करें। एनडीटीवी वालों से हम धन्यवाद कहना चाहते हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी और एक बार में हमारे घर पे आया, उनसे बहुत हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बट सर हम 17 करोड़ रुपए, हम इतनी हमारी व्यवस्था नहीं है कि हम इस बच्चे को इंजेक्शन लगवा सके। न ये बच्चा बैठ पाता है सर, न ये चल पाता है। एनडीटीवी मैं सर हमारी एक मदद बार, करे, देखिए सर मैं दिखाता हूँ जी, अतुल, एक बार हम अपने, जैसा शुभम जी बता रहे थे, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अगर वो मदद करना चाहें, क्योंकि एनडीटीवी पर हम इस तरह की खबरें हमेशा आगे लाते हैं, जो लोगों का हित है उसका ध्यान रखते हैं। बहुत पहले भी इस तरह के जब केसेस आए हैं तो लोगों ने, हमारे दर्शकों ने मदद की है। तो आज भी एक दफ़ा फिर मैं आपको नंबर बता देती हूँ अपने दर्शकों को, जिस पर वो सहायता भेज सकते हैं। आपको हम एक फ्लैग दिखा रहे हैं, एक नंबर, फ़ोन नंबर दिखाएंगे एक बार फिर से।
जिस पर इस खाते नंबर पर आप अपनी मदद भेज सकते हैं। शुभम भसीन जो पिता हैं बच्चे के, उनका ये खाता है और खाते का नंबर ये है, आप नोट करें 2023803551। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इनका खाता है जो कि शिवपुरी मध्य प्रदेश में खाता है। IFSC नंबर इनका दिया हुआ है। तो लोगों से ये अपील है कि अगर आप मदद करना चाहें शुभम भसीन और उनकी पत्नी की, अपने 2 साल के बच्चे को बचाने की कोशिश जो वो कर रहे हैं, उसमें अगर आप सहयोग कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। ये अपील शुभम भसीन जो बच्चे के पिता हैं उनकी ओर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अतुल, हमने ये नंबर दर्शकों को भी बताया है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अगर लोग मदद कर पाएं। प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है इन लोगों ने और मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जरिए ये बात और आगे बढ़ेगी। इनकी बच्ची के माँ बच्ची को गोद में लिए हुई हैं, 6 महीने में डायग्नोज हो पाई थी बीमारी। मैं चाहूँगी कि आप उनसे बात करें इस समय कि उनके लिए ये, उनको जब दिल्ली लेकर वो आई, गंगाराम में आई, वहाँ पर डॉक्टर्स ने इनको क्या कहा है? क्या सिर्फ एक यही इंजेक्शन ही विकल्प है, कुछ और किसी तरह का, जब तक थोड़ा बच्चे में सुधार लाने के लिए क्या कुछ सजेशंस भी हैं? आप उनसे पूछ सकते हैं। जी नगवा जी, देखिए बिल्कुल मैं इनसे पूछूंगा। और ये बताइए कि आप सर गंगाराम में गए थे रिपोर्ट से तो आपको ये बताया गया कि ये इंजेक्शन ही इसका उपचार है? जी सर, इंजेक्शन ही बताया गया सर। हमें 17 करोड़ का, हम वहीं सुनकर ही बेहोश हो गए सर इतने रुपए। हमने सोचा मजाक कर रहे हैं सर। उसके बाद जो कभी अपने पैरों दम पे न बैठा न था, जो कभी चल पाया सर। देखो सर, मैं दिखाता हूँ, ये बैठ भी नहीं सकता। ये देखिए सर, ना अपनी गर्दन संभाल सकता, ना ये सर अपने पैरों पे चल सकता, ना ये अपना वजन ले सकता, ना सर ये खड़ा हो सकता था, ना ये बैठ सकता था, ना ये अपनी गर्दन संभाल सकता। किसी भी अनजान व्यक्ति को ये देख के डर जाता है सर। मैं आपसे मदद की गुहार लगाता हूँ NDTV इंडिया सर। आपने अपना कीमती समय निकाला सर, हमारी मजबूरी सुनी सर। इसको मत इलाज हो जाए सर, इसको इंजेक्शन लग रहा है। हम आपसे हाथ डॉक्टर गंगाराम के डॉक्टरों ने आपको बताया कि इसके पहले इसका कोई उपचार नहीं है? क्या बताया कि सिर्फ 17 करोड़ रुपए का जो इंजेक्शन आएगा वही इसका उपचार है? बस यही उपचार है। जी जी। अतुल, हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं। एक और डॉक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर वली। आप बने रहे हमारे साथ। हम लगातार खाता नंबर भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जिस पर लोग मदद कर सकते हैं। इन माता पिता की बहुत असहाय हैं क्योंकि बात करोड़ों की है, कुछ 1-2 करोड़ की नहीं। डॉक्टर वली, ये जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, ये बीमारी है, इसका इलाज क्या अब तक आ पाया? क्या ये इंजेक्शन ही एक इलाज है जो इतना महंगा है? फिर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और दूसरे लोग हैं, क्या उनके पास विकल्प बचता है? यस नगमा, ये वन ऑफ द मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं, विकल्प ये भी है। अब जैसे कि ये बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। तो एट्रोफी हमारे यहाँ एक टर्म होती है जिसका मतलब है किसी अंग का बहुत कमजोर हो जाना। एक्चुअली ये हाइपोट्रोफी होती है, कम हो जाना। तो इसमें मसल फाइबर्स धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और जो कोर मसल्स होते हैं, जो जिस तरह से हम स्पाइनल कहते हैं, तो स्पाइन चूंकि कोर होता है बॉडी का, तो वो कोर मसल्स धीरे धीरे वो या तो डेवलप ही नहीं होते हैं, या जितने डेवलप होते हैं पैदा होने के बाद बच्चे के, तो वो सूखने लगते हैं। काम भाषा में हम उसको कह सकते हैं ट्रॉफी हो जाती है, मीन्स सूखने लगते हैं, या वो कमजोर हो जाते हैं, या उनकी नसें जो हैं वो एक्शन नहीं उनको मसल्स को दे पाती। और एडवांस केसेस में जब ये मसल्स जो सांस लेने के मसल्स हैं उसको इन्वॉल्व कर देती है बीमारी, तो ये सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है और बच्चा वेंटिलेटर पे आ जाता है। तो ये जो इसका, और उसके बाद इन्फेक्शंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अर्लियर ट्रीटेड इज बेटर। और जब हम इस इंजेक्शन की बात करते हैं जोल्जेंसमा की, तो वो हम इसलिए करते हैं कि ये रिसर्च से बहुत इंतजार के बाद एक दवा सामने आई है जिसमें 50% रिस्पॉन्स है, जो एज पर रिपोर्टेड जो रिसर्च के हिसाब से। लेकिन क्या डॉक्टर वली, ये इंजेक्शन जो है करोड़ों का, वो भी सिर्फ एक इंजेक्शन कारगर होता है या इसमें कई इंजेक्शन उसके बाद साल दर साल लगाने पड़ते हैं? वेल, दिस इज इंट्रास्पाइनल इंजेक्शन। ये प्रोटीन का जेनेटिक कुछ रिपेयर करता है, एक्सप्रेशन को उसके सेंट्रल सिस्टम में चेंज करता है, और ये एक जीन थेरेपी है।
तो yes, this can depend on the progress of the single dose and later on if doses are required. लेकिन आपने जो ये मुहिम चलाई है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय से भी इस बच्चे की मदद होनी होगी और भी लोग सामने क्या इसके आएंगे। ऊपर सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी या कुछ, क्योंकि अगर ऐसी बीमारी किसी अमीर को हो तो एक अलग बात है, पर कोई मध्यम वर्ग परिवार हो, क्या अपर मिडिल क्लास भी हो, तो एक इंजेक्शन के लिए 16-17 करोड़ खर्च करना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। तो क्या इस तरह की भी कोई बात अब है? क्योंकि हमने सुना कि महाराष्ट्र में एक केस हुआ था, वहां पे इंजेक्शन पर टैक्स कम किया था सरकार ने, पर बावजूद इसके कितने में मिल सकता है ये इंजेक्शन? देखिए, ये कुछ परसेंटेज कम हो जाएगी और मैं इसके बारे में नॉलेज नहीं रखता हूँ, लेकिन आप ठीक कह रही हैं, जो इसका इंपोर्ट ड्यूटी है, टैक्सेशन है, जीएसटी है, इस तरह के कोई टैक्स हैं तो उससे इसकी काफी कीमत कम हो जाएगी। लेकिन हम अपने प्रधानमंत्री जी के लिए अच्छे से कह सकते हैं कि वो भी इसमें मदद करने में गवर्नमेंट को मोटिवेट करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, तो जो भी है। मैं होगा वो अतुल इस आपके बच्चे के पास लिए वापस अच्छा जाना होगा। डॉक्टर वाली, एक मिनट। माता पिता हमारे साथ हैं बच्चे के, कृष्णा नाम है बच्चे का, 2 साल का बच्चा है। अतुल, मैं आप उनकी माँ और उनके पिता को अगर आप माइक दें और ये उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, गुजारिश करना चाहूंगी, अब इतने सारे लोग उन्हें देख रहे हैं, उनका कोई जो भी संदेश देना चाहे, लोगों से कहना चाहते हैं, वो सरकार से कुछ कहना चाहते हैं तो वो कहें। बिल्कुल बिल्कुल नगमा जी, बिल्कुल मैं उनको माइक देता हूँ। आपको सरकार से और लोगों से क्या अपील करनी है वो आप बिल्कुल। सर इंजेक्शन लग रहा है, बस मेरा एनडीटीवी टीवी न्यूज से ये निवेदन है सर। एनडीटीवी तो साथ है, लोगों को और सरकार को, प्रधानमंत्री को सर आपसे, सर प्रधानमंत्री मेरे ये संदेश है, बस मेरे बच्चे को सर इंजेक्शन लगा के बचा लिया जाए सर। डॉक्टर लोग कहते हैं 5 साल से ये बच्चा नहीं जिएगा अगर इसको इंजेक्शन नहीं लगा। मेरी आपसे, प्रधानमंत्री जी से, जनता से और एनडीटीवी इंडिया से सर मेरा निवेदन है कि मेरे बच्चे की जान बचा ली जाए। 5 साल उसकी उम्र बताते हैं सर, बस को इंजेक्शन लग जाए, और आपको कुछ नहीं चाहिए बस वो वाला इंजेक्शन लग जाए। लोगों से अपील भी कर सकते हैं, लोगों से भी अपील कर सर हमारे बच्चे को इंजेक्शन लग जाए। 5 साल उम्र बताते हैं सर डॉक्टर जी। हमारा एक ही बच्चा है, हमें बस जनता से उम्मीद है कि जैसे भी ठीक हो जाए, आपकी मदद चाहते हैं जनता की। पर सरकार से बताइए, सरकार से क्या चाहते हैं? जी, सरकार से हमारी मदद करे, हो सके तो हमारी बहुत मदद करे कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। बच्चे हम लोगों से अपील ये कर रहे हैं बहुत, और आपको ये भरोसा दिलाना चाहेंगे कि हम अपने चैनल के जरिए लोगों को ये दिखा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कुछ लोग आगे आएंगे मदद के लिए। बहुत धन्यवाद आपका अतुल, और धन्यवाद आप दोनों का कि हमारे साथ जुड़े। हम एक बार फिर से नंबर बता दें, शुभम बसीन है जिनका खाता नंबर ये है 202380355581। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में का ये खाता है, शिवपुरी का, और आप इस खाते में उन्हें मदद भेज सकते हैं। इनका 2 साल का बच्चा है। आप में से कुछ लोग जो अब हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें कि हम अपील इसलिए कर रहे हैं कि शुभम बसीन जो है, इनका 2 साल का बच्चा है जिससे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज बहुत मुश्किल है, और एक इलाज है जिसमें एक इंजेक्शन 16-17 करोड़ के करीब का लगता है। तो उसके लिए पैसे जुटाने के लिए ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि अगर इनकी मदद हो सके, सरकार से अपील कर रहे हैं कि अगर कोई मदद हो सके और इनके बच्चे की जान को बचाया जा सके। ये लोग शिवपुरी में रहते हैं। तो बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। अगर आप इसके हमारे साथ जुड़े, और हमारे दर्शकों का हमने नंबर बताया है, खाता नंबर, जो भी मदद करना चाहें इस पे मदद भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार की चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। यानी शरद पवार को झटका लगा है और अजीत पवार के लिए ये अच्छी खबर है। चुनाव में फिलहाल अजीत पवार घड़ी सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार की अजीत पवार गुट को घड़ी सिंबल न देने की मांग नामंजूर कर दी है। अजीत पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह देने का चुनाव आयोग का फैसला है, वो फिलहाल जारी रहेगा। हालांकि शरद पवार को भी थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार को लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार नाम और तुर्रा बजाचा
आदमी सिंबल का उपयोग करने की अनुमति दी है। और दिल्ली में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह के घर पर यह मुलाकात हुई और ये माना जा रहा है कि बीजेपी मराठी वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए एमएनएस को अपने साथ ले रही है। बदले में बीजेपी एमएनएस को दक्षिण मुंबई की सीट दे सकती है। इसके अलावा विधानसभा और बीएमसी चुनाव में दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। इसी बीच मुंबई में बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस और एनसीपी नेता और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की भी बैठक हो रही है। महाराष्ट्र के धाराशिव, सतारा और गढ़चिरौली सीट चाहती है एनसीपी। अब तक उन्हें बारामती, रायगढ़, शिरूर और परभणी की सीट देने की बात है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सुनील सिंह। सुनील, महाराष्ट्र में काफ़ी इस समय हलचल है और आपको क्या खबरें मिल रही हैं? इधर राज ठाकरे अमित शाह से मिले हैं, ये है कि वो उनके साथ जुड़ेंगे और दक्षिण मुंबई की सीट भी चाहते हैं और साथ साथ जो अजित पवार का गुट है उनके भी सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कुछ खबर पक्की मिली है क्या? निधि, देखिए, महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण कुछ इस तरह से उलझा हुआ है और इतनी पार्टियों में बटा हुआ है कि एक एक वोट की फिलहाल कीमत है और कौन किस तरफ जाएगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लिहाजा बीजेपी जो है, जिसने कि 400 पार का नारा दिया है, वो एक एक वोट के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है। इसी के तहत पहले उसने शिवसेना में फोड़ की, उसके बाद राष्ट्रवादी एनसीपी में उसने फोड़ की और अब जो है वो राज ठाकरे को साथ में ले रही है। उस राज ठाकरे को जिन पर कि उत्तर भारतीयों की पिटाई का आरोप लगता रहा है और जिसको लेकर उत्तर भारतीय नाराज रहते हैं। लेकिन अब चूंकि बीजेपी का कहना है कि उन्होंने एक हिंदुत्व की लाइन ली है, जो हिंदुत्व की लाइन जो है वो बीजेपी से मेल खाती है, इसलिए उन्हें साथ में लाने में कोई हर्ज नहीं है। तो बहरहाल अभी मुलाकात हुई है अमित शाह के साथ दिल्ली में आधे घंटे की, लेकिन उसके बाद उसका लबोलुआब क्या निकला ये न तो बीजेपी ने अधिकृत तौर पर बताया है और न ही राज ठाकरे ने अधिकृत तौर पर बताया। अभी कुछ देर पहले ही राज ठाकरे यहाँ पर आए, अपने घर में चले गए, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि दोनों में बातचीत चल रही है। एमएनएस की तरफ से शिरडी की और नासिक की और दक्षिण मुंबई की सीट की बात रखी गई है, लेकिन उनका ज़्यादा जोर है दक्षिण मुंबई की लोकसभा सीट पर, जहाँ से कि वर्तमान में उद्धव बालासाहेब ठाकरे के पार्टी से अरविंद सावंत मौजूदा सांसद हैं। एमएनएस चाहती है कि वहाँ से उनके पूर्व विधायक है बाला नांदगांवकर, उनको दिया जाए, क्योंकि बीजेपी के भी सर्वे में कुछ इस तरह की बात आई है कि जो दक्षिण मुंबई सीट का जिस तरह से भौगोलिक स्थिति और वोटों का जो समीकरण है, उसमें जो मुस्लिम वोट हैं और मराठी वोट हैं वो हो सकता है कि महायुति की तरफ न आए, ऐसा कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है। इसीलिए एमएनएस का सहारा लिया जा रहा है कि उनके जरिए वोट जो है उनमें परिवर्तित हो सके। तो ये एक गणित हो रही है। दूसरा, एमएनएस इतने सालों से सिर्फ आंदोलन करती रही है, सड़कों पे लड़ती रही है, कभी सत्ता में रहने का मौका नहीं मिला उसे। तो उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसी बहाने उसे सत्ता में रहने का मौका मिलेगा, एक लोकसभा की सीट भी मिल सकती है और आने वाला विधानसभा और बीएमसी का चुनाव उनका दरअसल बड़ा लक्ष्य है, उसमें उनको फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं वो देख रही है। तो इसी के जरिए ये कोशिश हो रही है कि शायद जो एमएनएस है वो अभी अब एनडीए के कुनबे का हिस्सा बन जाए, ऐसा लग रहा है और बातचीत कुछ उसी दिशा में हुई है, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। जी, धन्यवाद आपका सुनील। और साथ साथ इधर देवेंद्र फडणवीस की भी बातचीत चल रही है, अजीत पवार की भी बैठक हो रही है, वहाँ पर भी सीटों के कौन कौन सी सीटें मिलेंगी चुनाव पर, इस पर भी अभी बातचीत जारी है, लेकिन अभी कुछ साफ नहीं हुआ है। पशुपति पारस ने मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया है। अब एनडीए में बिहार को लेकर सीट बंटवारे में पशुपति पारस को किनारे कर दिया गया और उनके भतीजे चिराग पासवान को तवज्जो देते हुए 5 सीटें दी गई हैं। इसके बाद से ही पशुपति पारस की नाराजगी की खबरें आने लगी थीं। आज इस्तीफे का ऐलान करते हुए पशुपति पारस ने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है और अब उनके इस्तीफे के बाद ये भी अटकलें लग रही हैं कि वो विपक्ष के खेमे में जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी के साथ उनकी बातचीत भी चल रही है।
मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। पशुपति पारस के इस्तीफे के बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा है कि हमारी पार्टी और नेता का अपमान हुआ है। ऐसे में पार्टी की राय थी कि पशुपति पारस इस्तीफा दें। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने उनसे बात की है। पूरी पार्टी उनके निर्णय का स्वागत करती है। एक पल भी मंत्रिमंडल में रहना सम्मान के खिलाफ था। हमारे पार्टी के साथ न्याय नहीं हुआ, हमारे पार्टी के साथ जस्टिस नहीं हुआ, हमारे पार्टी की अनदेखी की गई, हमारे पार्टी के पीठ में छुरा भोंका गया। जैसे हिमालय पर्वत अडिग है, उसी तरह पशुपति कुमार पारस जी हमारी पार्टी का फैसला अडिग है कि चुनाव हाजीपुर से लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, काफी नाराजगी श्रवण अग्रवाल के टोन में थी और कहा है कि किसी भी हालत में चुनाव लड़ना ही है और ये जो अब अटकलें चल रही हैं कि वो विपक्षी खेमे में जा सकते हैं। आपकी क्या खबर है? क्या आपको लगता है? दूसरे जो नाइंसाफी की वो बात कर रहे हैं, तो पहले चिराग पासवान के साथ नाइंसाफी हुई, ये बात उठी थी जब ये केंद्रीय मंत्री बन गए थे, और अब जो है ये पूरा पासा पलट गया है। देखिए नगमा, जो पशुपति पारस हैं उन्होंने जो लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा था तो वो नीतीश कुमार के निर्देशन में और भाजपा के सहयोग से तोड़ा था। अगर आपको याद हो वो घटनाक्रम, तो रातों रात उस पार्टी को मान्यता भी मिल गई थी और सिंबल भी फ्रीज हो गया था और कहीं से उस समय चिराग पासवान को एक तरह से अलग थलग कर दिया गया था। लेकिन चिराग पासवान ने अपनी मेहनत की बदौलत ये साबित कर दिया कि जो लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि उनके पिता के द्वारा जो पार्टी की स्थापना की गई थी, उसका जो आधारभूत 6% पासवान वोटर है वो उनके साथ है, उनके समर्थन में खड़ा है। और यही एक कारण रहा कि बीजेपी ने अपनी गलती को माना और बिहार में जब भी उपचुनाव हुए तो एनडीए की तरफ से उनके चाचा नहीं बल्कि चिराग पासवान स्टार कैंपेनर की श्रेणी में थे, सूची में उनका नाम होता था। अब जो पशुपति पारस के साथ हुआ है वो ये बात नहीं है कि उनको एक भी सीट नहीं दी गई और चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई हैं, बल्कि चिराग पासवान ने ये भी एक शर्त रखी थी कि उनके चाचा पशुपति पारस को किसी भी तरीके का कोई और ऑफर नहीं दिया जाए। यानी कि जैसे कि आज आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा के घर पर जब विनोद तावड़े गए नगमा, तो उनको कहा कि आपको ठीक है एक लोकसभा की सीट मिली है, साथ ही साथ एक विधान परिषद की भी सीट मिलेगी। लेकिन इस बार चिराग पासवान ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को ये साफ शब्दों में या कहें कि 2 टूक शब्दों में कह दिया था कि उनके चाचा को ना किसी तरह का राज्यसभा का वादा किया जाए और ना ही राज्यपाल बनाने का कोई भी प्रॉमिस किया जाए, जिससे कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि पशुपति पारस को लग गया कि उनकी राजनीति का अब खात्मा होने वाला है। वैसे में अब उनके पास महागठबंधन के शरण में जाने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। नगमा, तो ये पूरी तरह से उनकी पार्टी में कहा जा रहा है कि अब वो जाएंगे, चुनाव तो वो लड़ेंगे ही, तो अब उनके पास दूसरा विकल्प भी नहीं है। धन्यवाद आपका मनीष। जैसा मनीष बता रहे हैं कि चिराग पासवान की ये मेहनत रही, एक समय में पार्टी टूटी थी और चिराग पासवान अलग थलग थे, लेकिन अब चिराग पासवान जो हैं वो एनडीए के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं और पशुपति पारस को किनारे कर दिया गया है। तो पशुपति पारस के पास कोई और विकल्प नहीं सिवाय इसके कि वो इस्तीफा दें और शायद वो विपक्ष में जाएं। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। इधर दिल्ली में शराब घोटाले में केजरीवाल की मुसीबत और बढ़ सकती है। ईडी ने पहली बार प्रेस रिलीज में केजरीवाल का नाम लिया और उनकी भूमिका बताई। ईडी की जांच में के कविता के साथ केजरीवाल का भी नाम आया। ईडी ने कहा कि के कविता ने आप नेताओं केजरीवाल सिसोदिया के साथ मिलकर ये साजिश रची। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। दरअसल ये पहला ऐसा मौका है
जब ईडी ने अपने प्रेस नोट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का न सिर्फ नाम लिखा है बल्कि शराब पॉलिसी में उनकी क्या भूमिका है इसके बारे में भी बताया है। इस मामले में ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके घर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया और अब वो 7 दिन की ईडी की रिमांड पर हैं। अब इसी मामले में ईडी ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें कहा है कि साउथ की लिकर लॉबी की मास्टरमाइंड के कविता हैं और उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विजय नायर के साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी रची। इस कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली की शराब पॉलिसी में बदलाव करवाए और फिर ये पॉलिसी लागू कर दी गई। इसके बदले एक मुश्त एडवांस के तौर पर जो साउथ का सिंडिकेट है जिसकी मास्टरमाइंड की कविता हैं उसने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं को करीब 100 करोड़ रुपए दिए। इसके साथ ही जो शराब पॉलिसी थी उसमें थोक कारोबारियों का जो मार्जिन था वो 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और ये सब के कविता के कहने पर किया गया और बाद में जो 6% पैसा था इसमें से वो वापस कमीशन के तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचा। तो ईडी ने कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो एक कॉन्स्पिरेटर हैं। इसके साथ ही ईडी ने कहा है कि अब तक की जांच हुई है उसके हिसाब से जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है यानी कि अपराध से कमाया हुआ पैसा है, ऐसा पैसा उसकी पहचान अब तक जो पहचान हुई इस तरह के पैसे की वो करीब 128 करोड़ रुपए की हो चुकी है। ईडी ने शराब पॉलिसी में अब तक 245 जगहों पर छापेमारी की है, 15 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और साथ में 6 चार्जशीट पेश की हैं जिसमें एक मुख्य चार्जशीट है और 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट हैं। तो ईडी के मुताबिक शराब पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल एक साजिश करता है और उन्होंने के कविता के साथ मिलकर शराब पॉलिसी को लेकर साजिश रची। जो कारोबारी हैं, जो साउथ की लिकर लॉबी है, उसके कहने पर इस पॉलिसी में बदलाव किए और फिर वही पॉलिसी लागू कर दी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि वो समन के नाम से डर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा बोले कि केजरीवाल रंग बदलने में माहिर हैं, वो तरह तरह के बहाने बनाकर समन से भाग रहे हैं। 9 समन 18 बहाने। आप याद करिए जब पहला समन आया था तो बहाना क्या था? दिवाली है। जब दूसरा समन आया तो बहाना क्या था? गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। तीसरा समन आया था तो बहाना क्या था? मैं विपस्सना करने गया हूं। चौथा समन आया तो बहाना क्या था? असेंबली चल रही है। 5वां समन आया तो बहाना क्या था? मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, मैं कैसे आ जाऊं जी, मुझे तो भाषण करना है। 9 समन 18 बहाने, मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है। कल से टेक्निकल बहाने दिए जा रहे हैं। जब कातिल कत्ल करता है ना, वो कितना भी होशियार कातिल क्यों ना हो, खून के धब्बे कहीं ना कहीं छुट जाते हैं और अंततो गत्वा कानून कातिल तक पहुंचता ही है। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने हजारों करोड़ों लोगों के विश्वास का। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने विकास का और उसके एविडेंसेस, उन खून के धब्बों के छींट चारों ओर फैले हुए हैं और तभी उन्हें समन दिया जा रहा है। जेएमएम विधायक सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इससे पहले उन्होंने विधानसभा और जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। सीता सोरेन झारखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर शिबू सोरेन की बहू हैं। अपने इस्तीफे में उन्होंने अपना और अपने परिवार की उपेक्षा का आरोप लगाया है। आपको ये बता दें कि हेमंत सोरेन को जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जनवरी में गिरफ्तार किया था तो भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में वो फंसे हुए हैं और हेमंत की जगह चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया था और उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी। कहा जाता है कि पार्टी के इस फैसले से सीता सोरेन पहले ही असंतुष्ट थी। उस समय सीता सोरेन का नाम भी बार बार चल रहा था कि जब हेमंत सोरेन अगर पद से हटते हैं तो सीता सोरेन उनकी जगह लेंगी, लेकिन सीता सोरेन की जगह चंपई सोरेन को चुना गया था और बताया जा रहा था कि इस कारण सीता सोरेन असंतुष्ट हैं।
मैम आपने कहा कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के महापरिवार को छोड़कर मोदी जी के विशाल परिवार में आ रहे हैं। आखिर उस परिवार को क्यों छोड़ना पड़ा, क्या वजह रही? कि सबसे पहले तो मैं मोदी जी की इस विशाल परिवार में आई हूँ, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 14 साल मुझे लगा मैंने संघर्ष किया पार्टी में रह करके। वहाँ के जल जंगल जमीन के लिए भी मैंने अकेले लड़ाई लड़ी, पार्टी लेवल से हट करके। पार्टी से कई हमको प्रताड़ना भी सहना पड़ा, लेकिन हम अपने रुके नहीं, अपने कर्तव्य के प्रति हम हमेशा आगे रहे। पार्टी ने हमें कभी कुछ पोर्टफोलियो भी नहीं दिया सम्मान के नाते, फिर भी हम चले अकेले। और लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि नहीं, आप आगे नहीं चल सकते हैं। इसीलिए आज हम यहाँ ज्वाइनिंग किए हैं और पूरा विश्वास है कि वहाँ के 14 सीटों में कमल खिलेंगे और झारखंडियों को हम न्याय जरूर दिलाएंगे। झारखंड में एक और ताकत भारतीय जनता पार्टी की बड़ी है और हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, उसमें इसका एक अलग असर तो दिखेगा। लेकिन चुनावी राजनीति छोड़कर भी मैं मानता हूं कि आदिवासी समाज के हित के लिए जो योजना आदरणीय मोदी सरकार की ओर से चलाई जाएगी, उसको और ताकत से आदिवासी के समाज के आखिरी तबके तक पहुंचाने में हम झारखंड में अभी शक्तिशाली हो रहे हैं। और इसलिए मैं बहन सीता सोरेन जी का स्वागत करता हूं। बच्चों, बुजुर्गों और हर तबके का ध्यान रखा गया और विकास पहुंचाया जा रहा है और इतनी योजनाएं लॉन्च की गई हैं कि जनता चाहती है कि दोबारा झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जीत कर आए, गठबंधन की सरकार हमारी जैसी है वैसे चले। तो ऐसे में इस तरह का निर्णय मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी है, शायद मैं क्या कह सकती हूँ, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन पार्टी में हूँ, इसीलिए मैं भी दुखी हूँ इस निर्णय से। पर सीता सोरेन भी दुखी थी और असंतुष्ट, और उन्होंने बताया कि अब आगे बढ़ना पार्टी में संभव नहीं था, तो वो पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हो गई हैं। 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।